हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा और आई शुड से चैप्टर है, बिकॉज हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं ताकि एक आपकी रिदम बन सके। यस, हमारे इस चैप्टर में अगर एक बड़ा चैप्टर है तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, बट एक चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 47, अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं तो वो मे बी ना हो। ठीक है, अब अभी मैं पढ़ूँगी आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 47, जिसका नाम है सेंसरी रिसेप्टर्स, न्यूरोनल सर्किट्स फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि सेंसरी रिसेप्टर के बारे में बात होगी। ठीक है, तो मैं मेन लाइंस पढ़ा दूंगी। इस लाइन में जो है लिखा हुआ है, द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज टू डिस्कस द बेसिक मैकेनिज्म बाय विच दिस रिसेप्टर चेंजेस सेंसरी स्टिमुलाई एंड नर्व सिग्नल दैट आर देन कन्वेड टू एंड प्रोसेस्ड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में क्या होगा कि ये चैप्टर किसके बारे में बताएगा कि कैसे जो है रिसेप्टर जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको जो है ना वो CNS तक पहुँचाते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ना आपको मिल सके आपके CNS को और हम उसके तरीके से रिएक्ट कर सकें। ये जो ना वो ना इस चैप्टर का पर्पज़ है। बेसिकली हम पढ़ेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स के और उनके फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स एंड द स्टिमुलाई दे डिटेक्ट। मतलब कि अब सेंसरी रिसेप्टर के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो है क्लासीफाई द बेसिक 5 टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। मैकेनिकल रिसेप्टर विच डिटेक्ट मैकेनिकल कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग। मैकेनिकल रिसेप्टर क्या करती है, ये मैकेनिकल कंप्रेशन, बेसिकली वो जो है ना मैकेनिकल जो है ना वो जो स्ट्रेच वगैरह लगेगा वो उसके बारे में है। ठीक है, रिसेप्टर्स। उसके बाद है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर क्या करती है, विच डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर। ये जो है ना वो ना चेंज इन टेम्परेचर, हॉट है कोल्ड है उसके बारे में बताती है। नॉइस रिसेप्टर विच डिटेक्ट फिजिकल और केमिकल चेंज। नॉइस रिसेप्टर बेसिकली पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं। पेन होता ही क्या है, ये फिजिकल केमिकल चेंज होता है ना, तो ये पेन को डिटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को। ठीक है, और जो कि रेटिना पे आती है। ठीक है, और फिर केमिकल रिसेप्टर्स है जो कि डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, माउथ में आती है जो कि, और स्मेल को नोज़ में आती है, और ऑक्सीजन लेवल इन द आर्टरी ब्लड। ठीक है, ये बेसिकली केमिकल रिसेप्टर्स जो ना वो ना डिटेक्ट करते हैं केमिकल्स को। ठीक है, तो कौन कौन से रिसेप्टर्स हो गए, एक मैकेनिकल रिसेप्टर हो गया, थर्मो रिसेप्टर हो गया, पेन रिसेप्टर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, केमिकल रिसेप्टर्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है डिफरेंशियल सेंसिटिविटी। डिफरेंशियल सेंसिटिविटी होती क्या है, बेसिकली ये सवाल भी पूछा है, उससे इजीली मैं आपको समझा दूंगी। हाउ डू टू टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। कैसे दो तरीके के जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं डिटेक्ट करते हैं दो डिफरेंट तरीके के स्टिमुलाई, कैसे डिफरेंशियल सेंसिटिविटी इसकी वजह से आंसर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशियल सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि ना बेसिकली होता क्या है कि जो ना वो ना रिसेप्टर क्या करते हैं, ये जो ना सारे जो डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट जो ना स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। एक रिसेप्टर दूसरी स्टिमुलाई को डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसी के फॉर एग्जांपल मैकेनो रिसेप्टर है तो वो सिर्फ मैकेनिकल कंप्रेशन को ही डिटेक्ट करता है। तो इसी वजह से जो ना वो ना बहुत ज़्यादा जो ना वो ना स्टिमुलस जो ना डिटेक्ट हो सकते हैं। तो इसका सवाल यही था कि कैसे जो ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टिमुलाई जो ना डिटेक्ट हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि हर उनकी जो ना उनके जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी जो ना डिफरेंशियल सेंसिटिविटीज़ होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो रिसेप्टर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें ये पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है मॉड्युलेटिव्स ऑफ सेंसेशन, द लेबल लाइन प्रिंसिपल। मॉड्युलेटिव्स ऑफ सेंसेशन होता क्या है, मॉड्युलेटिव्स ऑफ सेंसेशन होता क्या है, ये जो ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस को बोलते हैं, जैसे कि पेन हो गया, टच हो गया, साइट हो गया, साउंड हो गया, इसको मॉड्युलेटिव्स ऑफ सेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लेबल लाइन प्रिंसिपल क्या होती है, लेबल लाइन प्रिंसिपल ये है कि अब रिसेप्टर, ठीक है, अब ये जो ना रिसेप्टर जो है ना वो ना बेसिकली अब ना डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, एक स्टिमुलस को, डिफरेंट स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर अपने उसका रिसेप्टर जो है ना डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब वो जब जाएगी वो तो एज अ नर्व इम्पल्स ही जाएगी ना। अब साउंड की भी एज स्टिमुलस नर्व इम्पल्स की तरह जाएगी, और वो मैकेनिकल कंप्रेशन की भी एज अ नर्व इम्पल्स जाएगी। तो हम हमारे CNS को कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है ना वो ना स्टिमुलस आया है, तो वो कैसे डिपेंड करेगा, ये लेबल लाइन प्रिंसिपल बताइए। लेबल लाइन प्रिंसिपल बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा जो है वो ना
जब भी स्टिमुलस जाता है तो एक नर्व इम्पल्स जाता है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाता है ना स्टिमुलस। तो नर्व इम्पल्स जाता है हमारे सीएनएस में, तो जहाँ पर वो टर्मिनेट करता है बेसिकली उसका ये सीन है कि ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके डिपेंड करता है उसके टर्मिनेशन पॉइंट पर। तो वो जब टर्मिनेट होगा तो वो कहाँ पर टर्मिनेट हुआ, वो पेन एरिया में टर्मिनेट हुआ जो कि वो वहाँ पर है सीएनएस का, या वो मैकेनिकल कंप्रेशन के एरिया में टर्मिनेट हुआ। तो उससे बेसिकली पता चलेगा कि ये पेन का स्टिमुलस था ये या उसका स्टिमुलस था। तो आंसर इज दैट ईच नर्व ट्रैक टर्मिनेट्स अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है इस स्पेसिफिसिटी को नर्व फाइबर्स की जो है ना उसको क्या बोलते हैं जो कि ट्रांसमिट करती है एक वन मॉड्यूलेटिव सेंसेशन जिसको लेबल्ड लेंथ प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि क्या बताती है बेसिकली नर्व इम्पल्स जो है ना कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने ये ना पढ़ लिया। ठीक है, ये जो है ना वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो है ना वो ना ये पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसडक्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुला इनटू नर्व इम्पल्सेस। ट्रांसडक्शन बेसिकली होता क्या है कि ना ये सेंसरी स्टिमुला ये ना न्यूरो एनाटॉमी में भी पढ़ोगे कि सेंसरी स्टिमुला को जो है ना नर्व इम्पल्सेस में ट्रांसफ़र करने को ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे ट्रांसफ़र होंगे वो भी ये जो है ना बेसिकली वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेसिकली क्या आएगा कि जैसे ही जो है ना वो ना ये क्या होता है कि ना जैसे कोई स्टिमुलस आएगा, जब स्टिमुलस आएगा वो कौन सा चेंज कराएगा बेसिकली रिसेप्टर्स में आकर क्या करेगा, रिसेप्टर पोटेंशियल को चेंज कराएगा। ठीक है, बेसिकली उसकी एक्शन उसमें उसके जो पोटेंशियल है उसको चेंज कराएगा। ठीक है, उस चेंज को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर पोटेंशियल। ठीक है, तो वहाँ पर आएगा और वो जो ना वो नर्व इम्पल्सेस चेंज कराएंगे उसके रिसेप्टर के पोटेंशियल को। ठीक है, अब कैसे पोटेंशियल को चेंज करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, आयन चैनल्स को खोलेंगे, और आयन चैनल्स को जब खोलेंगे तो क्या होगा कि ना सोडियम अंदर आएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगी और जिसकी वजह से पोटेंशियल जो है ना पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव या मतलब जैसे कम नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब वो चैनल्स कैसे खुलेंगे, बाय मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, जैसे कि कोई मैकेनिकल कंप्रेशन है जो कि मैकेनिकल रिसेप्टर्स को इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, बाय एप्लीकेशन ऑफ केमिकल टू द मेम्ब्रेन, केमिकल मेम्ब्रेन पे अगर कोई आए जैसे कि केमिकल रिसेप्टर्स में होता है। ठीक है, या बाय चेंज ऑफ द टेम्परेचर, जैसे चेंज ऑफ टेम्परेचर जैसे कि थर्मल रिसेप्टर्स में होता है, बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों ऐसे ही कुछ चेंजेस आएंगी, जैसे कि ये बेसिकली स्टिमुलस है। ठीक है, इनको अगर हम स्टिमुलस लेंगे ये एज ए स्टिमुलस की तरह काम करेंगी। ये स्टिमुलस हैं जो कि क्या चेंज करेंगी, पोटेंशियल ये क्या कराएंगी, ये जो ना आयन गेट्स खुलवाएंगी। ठीक है, जब आयन गेट्स खुलेंगे तो क्या होगा कि ना वो ना सोडियम अंदर आएगा, जब सोडियम अंदर आएगा तो पोटेंशियल चेंज होगा, जब पोटेंशियल चेंज होगा इस चेंज को क्या बोलेंगे, रिसेप्टर पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद है एक यहाँ पर टॉपिक है मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जब रिसेप्टर पोटेंशियल यहाँ पर पढ़ेंगे कि ना जब रिसेप्टर पोटेंशियल इंक्रीज होता है बेसिकली क्या होता है कि ना अच्छा सॉरी, ये जो रिसेप्टर पोटेंशियल का जो एम्पलीट्यूड है ये जो ना ये वो है ना जो पोटेंशियल है ऐसे पोटेंशियल है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पर। अगर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, अगर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस कम होगी, देखिए इस पे इतनी है तो ये इतना है, अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो रिसेप्टर पोटेंशियल ज़्यादा है, और भी ज़्यादा होगी तो और भी रिसेप्टर पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगी स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पे, और मोस्टली जो है ना वो ना अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो, तो रिसेप्टर पोटेंशियल मैक्सिमली कितना जा सकता है, 100 मिलीवोल्ट तक। ठीक है, उसके बाद है रिलेशन टू द रिसेप्टर पोटेंशियल टू एक्शन पोटेंशियल। अब कह रहे हैं कि रिसेप्टर पोटेंशियल का अफेक्ट कैसे पड़ता है एक्शन पोटेंशियल पे। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि रिसेप्टर पोटेंशियल जैसे पोटेंशियल के चेंज को बोलेंगे ना रिसेप्टर पोटेंशियल, अगर वो रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पे आ गया, जैसे कि अगर स्टिमुलस मिला वो थ्रेशोल्ड जितना हो गया तो चेंज तो करेगा जैसे रिसेप्टर पोटेंशियल, लेकिन अगर वो थ्रेशोल्ड तक होगा तो वो रिसेप्टर पोटेंशियल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल में। यही बात हो रही है व्हेन द रिसेप्टर पोटेंशियल राइजेस अबव द थ्रेशोल्ड फॉर eliciting action potential in the nerve fiber attached to receptor then action potential occur। ठीक है, अब ये है कि द मोर द रिसेप्टर पोटेंशियल राइजेस अबव द थ्रेशोल्ड लेवल द ग्रेटर बिकम द एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी। अब ये बात हो रही है कि यहाँ पर देखिए
यहाँ पर चार्ट है ना कि ज़्यादा ये रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल है। अब ये थ्रेशोल्ड मिला जिसको इस चेंज को क्या बोलेंगे, रिसेप्टर पोटेंशियल। ठीक है, अब ये अगर ये फॉर एग्जांपल -60 इसका थ्रेशोल्ड है, तो अगर इसको मिल जाएगा एक्शन पोटेंशियल, अब ज़्यादा जब ना मतलब स्टिमुलस मिलेगा तो वो ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ द पेसिमियन कॉर्पस्कल, एन एग्जांपल ऑफ रिसेप्टर फंक्शन। ठीक है, अब अच्छा ये बात है कि आपका ये जो ना कैमरा चेंज हो रहा है बार बार, ये है मसला। बेसिकली मैं ना रीड कर रही हूँ ताकि बेसिकली ये मैं क्या कर रही हूँ कि रीड कर रही हूँ ताकि आपको ये रीड कर ना बताना पड़े मुझे, और मैं इसको इजीली पढ़ के इजीली आपको बताती जाऊँ कि ये क्या है, बिकॉज आई एम ठीक है, तो ये इजी होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ द पेसिमिनियन कॉर्पस्कल इन एग्जांपल ऑफ रिसेप्टर फंक्शन। इसमें क्या होता है कि ना ये ना पेसिमिनियन कॉर्पस्कल के फंक्शन को पढ़ेंगे कि वो एज अ रिसेप्टर कैसे फंक्शन करता है। तो इंपॉर्टेंट जगह चीज़ें हैं इस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया कि पेसिमिनियन कॉर्पस्कल को बेसिकली क्या लगता है, एक कंप्रेशन लगता है। ये मैकेनिकल रिसेप्टर है बेसिकली, शायद हाँ ये मैकेनिकल रिसेप्टर है। यहाँ पर उसको मैकेनिकल कंप्रेशन लगेगा तो वो क्या करेगा, उसके आयन चैनल्स खुलेंगे, और आयन चैनल सब खुलेंगे तो उसमें जो ना पॉजिटिवली आयन्स जाएंगी, और वो उसकी वजह से उसका जो ना रिसेप्टर पोटेंशियल चेंज होगा, मतलब पोटेंशियल चेंज होगा, रिसेप्टर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और फिर जब रिसेप्टर पोटेंशियल अगर थ्रेशोल्ड की तक होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ऐसे ही पेसिमिनियन कॉर्पस्कल का जो ना वो ना फंक्शन करेगा। ठीक है, बहुत ईजी है, जैसे पहले पढ़े वैसे ही है, बस टॉपिक था तो मैंने पढ़ा दिया। रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस इंटेंसिटी एंड रिसेप्टर पोटेंशियल, ये है कि जो ना रिसेप्टर अब स्टिमुलस से स्ट्रॉन्गर होगी मैकेनिकल कंपैरिजन, मतलब स्ट्रॉन्गर होगी स्टिमुलस तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। तो ये एम्पलीट्यूड का तो हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो है ना वो ना ये यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये जो ना फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर इंक्रीजेज अप्रॉक्स इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज रिसेप्टर पोटेंशियल। जितना ज़्यादा एक्शन रिसेप्टर पोटेंशियल होगा वैसे उतनी ज़्यादा जो ना एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब रिसेप्टर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उससे उसकी जो ना वो ना क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। देखो अगर रिसेप्टर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट होगा, 1 2 3 4 5। और एक और चीज़ है, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसका जो ना एक्शन पोटेंशियल उतना कम होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ग्राफ ले रहे हैं तो एम्पलीट्यूड अगर बड़ा है तो उसको वापस आने में भी टाइम लगेगा, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो ना की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एक्शन पोटेंशियल की कम हो जाएगी अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ। तो दो चीज़ें हैं, एक तो एक थी क्या ना स्टिमुलस जो ना जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस है उससे जो ना वो ना क्या करेगी, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरा क्या था कि जो है ना वो ना अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो एक्शन पोटेंशियल की जो है ना फ्रीक्वेंसी वो उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिसेप्टर पोटेंशियल की। अगर रिसेप्टर पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब अडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर क्या होता है कि ना ये एक करेक्टरिस्टिक होती है रिसेप्टर्स में। क्या करता है कि ना अगर उसको जो ना वो ना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक कांस्टेंट स्टिमुलस मिलेगा तो वो ना अडेप्ट कर लेगा और उसकी तरफ ना वो मतलब उसका रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। ठीक है, शुरू में क्या करेगा कि ना हाई रेट पे उसका रिस्पॉन्स जनरेट होगा, रिस्पॉन्स एट हाई रेट। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ना वो ना प्रोग्रेसिवली स्लो रेट उसका जो ना रिस्पॉन्स स्लो होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि अडेप्ट कर जाएगा और फिर वो जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, पेसिमियन कॉर्पस्कल्स क्या करें, अडेप्ट वेरी रैपिडली। पेसिमियन कॉर्पस्कल्स बहुत ज़्यादा रैपिडली अडेप्ट करते हैं, हेयर रिसेप्टर्स उनसे कम, और जॉइंट कैप्सूल और मसल स्पेंडल्स जो है ना सबसे कम अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है, जॉइंट कैप्सूल ऊपर दिया हुआ है और हेयर रिसेप्टर पेसिमियन तो बिल्कुल यहाँ पर है जो कि अडेप्ट बिल्कुल ही जल्दी करेगा। ठीक है, और अब मैकेनिज्म क्या हुआ कि ना मैकेनिज्म क्या होता है कि अडेप्ट करने का मैकेनिज्म क्या होता है। अगर हम पेसिमियन कॉर्पस्कल लेंगे तो इसमें क्या होगा कि ना ये जो ना इनका जो फ्लूइड है कॉर्पस्कल का वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और रिसेप्टर पोटेंशियल लॉन्गर इज़ नो लॉन्गर एलिसिटेटेड, मतलब उनके जो कैप्सूल में जो फ्लूइड होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से रिसेप्टर पोटेंशियल जो ना वो ना इंक्रीज़ नहीं हो पाता।
ठीक है। अडेप्टेशन का मैकेनिज्म है, क्यों अडेप्ट हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से रिएक्ट नहीं कर पाता। और दूसरा ये क्या है ना, पैसिव इनकॉर्पोरेशन रिजल्ट फ्रॉम अ प्रोसेस, अडेप्टेशन रिजल्ट फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होती है, अकोमोडेशन होती है कि ना अच्छा, दिस प्रॉब्लली रिजल्ट फ्रॉम प्रोग्रेसिव इनएक्टिवेशन। अकोमोडेशन क्या हो जाती है, अकोमोडेटेड एक स्टिमुलस अकोमोडेशन हो जाएगी। बेसिकली क्या होगा कि इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम गेट, इसमें क्या होगा कि ना सोडियम गेट्स की इनएक्टिवेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से विच मीन्स दैट द सोडियम करंट फ्लो टू द चैनल्स कॉजेज देम ग्रेजुअली टू क्लोज एन इफेक्ट दैट सीम्स टू अकर ऑफ ऑल द सेल मेम्ब्रेन सोडियम चैनल्स। इसमें क्या होगा कि ना सोडियम चैनल्स जो ना वो ना बंद स्टार्ट होना चाहिए। जब बंद हो जाएंगे तो आयरन अंदर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से ये जो ना वो ना पोटेंशियल चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स डिटेक्ट कंटिन्यूस स्टिमुलस स्ट्रेंथ द टोनिक रिसेप्टर्स यहाँ पर है, ठीक है। इसका ये एक्स्ट्रास है तो वो नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि स्लोली अडेप्टेड रिसेप्टर्स इंक्लूड, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स ऑफ द, इसे अगर नाम याद करने तो याद कर लो फॉर एमसीक्यूज। रिसेप्टर्स ऑफ द मैक्यूला और द वेस्टिबुलर अपैरेटस, पेन रिसेप्टर्स होते हैं और बेयर रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो ना स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और स्लोली अडेप्टिव रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड टोनिक रिसेप्टर्स, ठीक है, टोनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स। अब ये स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स को टोनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। रैपिडली अडेप्टिव रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा रैपिडली अडेप्ट कर लेंगे, जैसे कि वो ये ना पैसिव इनकॉर्पोरेशंस, उनको क्या बोलेंगे, रेट का रिसेप्टर्स, मूवमेंट रिसेप्टर्स या फेजिक रिसेप्टर्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है ये प्रोडक्टिव फंक्शन है और द रेट रिसेप्टर ये काम का नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर है, एक है कि ना फाइबर्स को डिवाइड करते हैं और ए बी और सी, ये जो ना न्यूरो एनाटॉमी में आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इन नर्व ट्रैक्स। अब नर्व ट्रैक्स में जब नर्व इम्पल्सेस जाते हैं तो उनकी डिफरेंट इंटेंसिटी कैसे जो है ना वो ना हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे में जो है ना क्या होगा कि ना अगर कुछ कभी कभार पेन ज़्यादा होता है, कभी कभार कम पेन होता है, तो वो कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा पेन होगा कम पेन होगा, वो डिफरेंट इंटेंसिटी कैसे पता चलेगी, वो समेशन से पता चलेगी, ठीक है। समेशन क्या होती है, समेशन जो है वो ना जो ना टोटल नंबर, टोटल अमाउंट को गैदर करना, ठीक है, उसको समेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमने पहले भी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दो तरीके की समेशन होती है, स्पेशल एंड टेम्पोरल। स्पेशल समेशन क्या होती है कि अगर सिग्नल स्ट्रेंथ इज ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग प्रोग्रेसिवली ग्रेटर नंबर ऑफ फाइबर्स को इंक्रीज करें, इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए उसको स्पेशल सबमिशन बोलते हैं। जैसे कि अगर 3 से 4 फाइबर जो है ना एक ही जो है ना इम्पल्स को जो है ना ट्रांसफ़र करवा रहे हो, तो वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इसको स्पेशल सबमिशन बोलते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल है पिन प्रिक में क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा नर्व फाइबर्स जो है ना वो ना इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जो ना वो ना जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस बनता है। अगर ज़्यादा फाइबर्स लेकर आएंगे तो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस बनेगा, अगर कम फाइबर्स लेकर आएंगे तो मॉडरेट स्टिमुलस होगा और वीक स्टिमुलस। फिर हमें पता नहीं चलेगा कि पिन कहाँ पर प्रिक हुई है और पिन कितनी प्रिक हुई है, तो और हमें इसी वजह से पिन का जल्दी से दर्द होता है और ज़्यादा दर्द होता है, बिकॉज हमें उसके फाइबर्स जो ना वो ना बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब कह रहा है कि द स्ट्रॉन्गर सिग्नल स्प्रेड टू मोर एंड मोर फाइबर्स, दिस प्रोसेस द स्पेशल सबमिशन। यही है कि स्ट्रॉन्गर सिग्नल जो है ना वो स्प्रेड होंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स लेकर आएंगे, स्ट्रॉन्गर इम्पल्स आएंगे, ठीक है। टेम्पोरल सबमिशन क्या होती है, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ इज बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ नर्व इम्पल्स की इन ईच फाइबर में जो है ना नर्व इम्पल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। जैसे कि एक ही नर्व फाइबर होगा वो ही जो है ना जल्दी से नर्व इम्पल्सेस जनरेट करेगा, ताकि जो है ना वो ना इसकी जो है ना वो स्टिमुलस स्ट्रॉन्गर, ठीक है। एक ही नर्व फाइबर है, बहुत ज़्यादा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा, नर्व इम्पल्सेस जो है ट्रांसफ़र करेगा, ताकि एक जो ना वो ना इंटेंसिटी बढ़ जाए, ठीक है। बेसिकली उनमें क्या था कि ना स्पेशल सबमिशन वो सब ना स्लोली करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा साथ मिलकर जब ना अगर सारा स्कूल साथ हो जाए तो ज़्यादा जो ना वो ना होता है ना एक ज़्यादा दबाव पड़ता है जब स्टूडेंट साथ हो जाते हैं टीचर पे। वैसा ही है कि ना यहाँ पर एक ही स्टूडेंट है लेकिन कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहा है, तो इसका ये मिसाल है, ठीक है।
अब उसको टेम्पोरल समेशन बोलते हैं। हर एक फाइबर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए नर्व इम्पल्स की, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग इन ऑफ सिग्नल्स, ये टेम्पोरल और ये हो गया स्पेशल समेशन। ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल्स इन न्यूरल प्यूल। न्यूरोनल प्यूल होता क्या, न्यूरल प्यूल में होता क्या कि बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स और बहुत ज़्यादा एक्सॉन्स जो मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूरोनल प्यूल्स बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरल पूल से ही बना हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरल पूल्स। अब ये जो ना फॉर इंस्टेंस द इंटायर सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिडर एज अ सिंगल लार्जर न्यूरल पूल। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक लार्जर न्यूरल पूल भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और जैसे कि बेजल गैंग्लिया को भी और भी जो है ना वो ना थैलेमस सेरिबेलम में भी न्यूरल प्यूल, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो ना न्यूरॉन्स का और फाइबर्स का गुच्छे को न्यूरल प्यूल बोलते हैं, ठीक है। Relaying of signals through neural pool, each input fiber divide hundreds of thousands times, providing a क्या होता है कि ना इसमें क्या होगा कि ना ये बेसिकली कह रहा है कि हर इनपुट फाइबर जो ना डिवाइड होता है 100 and 1000 ऑफ टाइम। मतलब इसमें क्या होता है कि ना ये जो ना वो ना नर्व फाइबर्स आ रहे हैं, ये जो ना बहुत ज़्यादा नर्व फाइबर्स एक ही डेंड्राइट को करेंगे, एक ही डेंड्राइट के जो ना आगे चल के जो नर्व फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे इन्फॉर्मेशन जो ना बहुत ज़्यादा ये भी देगी, वहाँ से भी आएगी, दूसरे की भी आएगी, फिर तीन ऐसे जो ना अलग को डेंड्राइट को देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्शंस आपस में बने होंगे नर्व फाइबर्स के और डेंड्राइट्स वगैरह के, ठीक है। अब वहाँ पर जहाँ पर जो ना ये न्यूरल एरिया जहाँ पर स्टिमुलेशन हो रही होगी नर्व फाइबर की, उसको बोलते हैं स्टिमुलेटरी फील्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम, ठीक है, अच्छा ऐसे क्यों होता है कि डिस्चार्ज ऑफ अ सिंगल एक्साइटरी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल ऑलमोस्ट नेवर कॉजेज एन एक्शन पोटेंशियल इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इंस्टेड लार्ज नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल मस्ट डिस्चार्ज ऑफ द सेम न्यूरॉन एंड इधर स्टिमुलसली। अब इसमें क्या कह रहा है कि ना जो ना वो ना एक ही जो ना वो ना सिंगल जो ना प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो ना पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को ऐसे एक्साइट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स चाहिए होते हैं, इसलिए इससे न्यूरॉनल पूल बनता है। बिकॉज एक अच्छी तरीके से इम्पल्स को जनरेट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसे जो ना वो ना साथ मिलकर करेंगे तो इजीली अच्छा सा और बहुत अच्छी इंटेंसिटी वाला भी जो ना वो ना जनरेट होगा वो इम्पल्स, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जैसे सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, जिसको एक्साइटरी स्टिमुलस बोलते हैं, कि मतलब जब थ्रेशोल्ड से थ्रेशोल्ड की तरफ जो ना वो ना एक जो ना इनपुट आ जाए उसको सुप्रा थ्रेशोल्ड, मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है उससे ज़्यादा आएगा तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या उससे ना होगा तो उसको सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, बिकॉज इट इज़ अबव द थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन, ये अबव होता है, ठीक है। सब थ्रेशोल्ड, अगर ये थ्रेशोल्ड से कम हो जाए, अगर कम जो है वो इम्पल्स जनरेट हो कम वोल्टेज वाली, तो उसको सब थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है अब कुछ जोन्स आ जाते हैं, कुछ जोन्स कौन से आते हैं, अच्छा ये नहीं न्यूरोनल पूल्स में कुछ जोन्स बनते हैं। अब फैसिलिटेड जोन, डिस्चार्ज जोन। फैसिलिटेड जोन अगर न्यूरोनल पूल्स में कम कनेक्शन हो जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स सही से ट्रांसफ़र ना हो सके उसको फैसिलिटेड जोन बोलते हैं। डिस्चार्ज जोन अगर बहुत ज़्यादा कनेक्शंस मौजूद हो जो ना न्यूरोनल पूल्स में बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स के, तो जिसकी वजह से जो ना वो ना नर्व इम्पल्स अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसको डिस्चार्ज जोन बोलेंगे। मतलब बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शन है, पेरिफेरी में कम कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद इनहिबिशन ऑफ न्यूरल पूल। इनहिबिशन ऑफ न्यूरल पूल क्या बोलते हैं कि कुछ इनकमिंग फाइबर्स जो है इनहिबिट भी करते हैं, एक्साइट नहीं करते हैं, इनहिबिशन का रोल करते हैं, मतलब कि वो जो ना आगे चल के इन्फॉर्मेशन को रोकेंगे कोई भी फंक्शन हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है डाइवर्जेंस ऑफ सिग्नल्स पासिंग थ्रू न्यूरल्स। अब ये क्या है ना, डाइवर्जन और कन्वर्जेंस। बेसिकली डाइवर्जेंस परफॉर्म क्यों की जाती है, डाइवर्जेंस एक वीक सिग्नल को अगर ट्रांसमिट करने के लिए डाइवर्जेंस परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। अब अगर ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वीक सिग्नल एंटरिंग अ न्यूरल पूल, एक वीक सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक फिनोमेना कर जाता है डाइवर्जेंस, ताकि ये आगे तक के वो जो ना न्यूरोनल पूल में जो ना इम्पल्स पास हो सके और फिर वो इम्पल्स आगे काम भी कर सके। दो तरीके की डाइवर्जेंस होती है, एक एम्पलीफाइंग टाइप होती है, दूसरी कौन सी टाइप होती है, मल्टी ट्रैक्स टाइप होती है, ठीक है। एम्पलीफाइंग टाइप को इन सेम ट्रैक बोलते हैं। एम्पलीफाइंग यहाँ सेम ट्रैक में क्या होगा, एक वीक सिग्नल आएगा वो दो को एक्टिवेट करेगा, फिर वो दो जो ना अगले तो को करेंगे और दो जो ना दो, ऐसे बहुत ज़्यादा जो है कनेक्शंस बनाएंगे। अगर वीक सिग्नल भी होगा, अगर इनके पास भी वीक आया, अगर वो नहीं ट्रांसफ़र कर सके तो ये करेगा, ये इनमें से भी अगर कोई ना
ट्रांसफ़र कर सकेगा तो ये करेगा। तो ऐसे ईजीली जो है वो ना वीक जो ना सिग्नल जो ना आगे ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो ये वीक इम्पल्स ट्रांसफ़र करने का ज़रिया है, ठीक है। और दूसरा मल्टीपल ट्रैक्स में क्या होता है कि एक जो ना वो ना द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इनटू टू डायरेक्शन। जैसे सिग्नल एक यहाँ पर है, इसको भी ट्रांसफ़र करेगा, इसको भी ट्रांसफ़र करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, और ये भी है और ये भी है। मतलब ये मल्टीपल ट्रैक, ये तो एक ही ट्रैक्ट है जिसके ज़रिए जा रहा है ना, ये एक ट्रैक्ट है, फिर ये जो ना आगे दे रहा है। ये है कि शुरू में ना दो ट्रैक्ट्स में जो ना वो ना ट्रांसमिट करेगा, टू डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ सिग्नल्स क्या होता है? कन्वर्जेंस ऑफ सिग्नल्स होता है कि ना मल्टीपल इनपुट्स आएंगे ना, मल्टीपल इनपुट्स, जैसे कि सबमिशन में पढ़ा था, मल्टीपल इनपुट्स जो है ना वो ना एक न्यूरॉन को एक्साइट करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि एक न्यूरॉन एक्साइट करना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर एक न्यूरॉन को एक्साइट करेगी, उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस भी दो तरीके की होती है, सिंगल सोर्स से और मल्टीपल सोर्स से भी। सिंगल सोर्स जैसे जो ना टेम्पोरल सेपरेशन होती है ना, एक ही फाइबर आएगी और उसमें से नर्व इम्पल्सेस बहुत बार ट्रांसफ़र होंगी, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होगी, ताकि उसको जो ना वो ना उसको कर सके। तो ये जो ना सिंगल सोर्स है, बेसिकली ये है एक ही सिंगल सोर्स, लेकिन उसमें से फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं, लेकिन सोर्स एक, ये ए सोर्स है, ठीक है। अब 20 क्या है इसमें, सेकंड में क्या है? मल्टीपल सेपरेट सोर्सेज। कन्वर्जन फॉर मल्टीपल सेपरेट सोर्सेज क्या होता है कि ना, जैसे कि ये सोर्स दूसरी सोर्स है, ये सोर्स 2 है, ये सोर्स 3 है, तो उनमें से जो ना, जिसे स्पेशल समेशन भी बोलते हैं, उनमें से इम्पल्सेस आएंगी और उसको एक्टिवेट करेंगी, ताकि ये न्यूरॉन जो ना एक्टिवेट हो सके। तो कन्वर्जेंस किसके लिए होती है कि ना, डिफरेंट जो ना एक न्यूरॉन को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट सिग्नल्स आए, डिफरेंट मल्टीपल इनपुट्स आए, और डाइवर्शंस क्या होती हैं कि ना वो जो ना वो ना बेसिकली होता क्या है कि ना, एक जो ना वो ना इम्पल्स जो ना वो ना डिफरेंट न्यूरॉन्स में जो ऐसे हो सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स काम आते हैं और इसमें एक न्यूरॉन काम आता है, ठीक है। उसके बाद है न्यूरॉनल सर्किट विथ बोथ एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी आउटपुट सिग्नल।